Welcome to Quality Coaching Academy. Real gas change slowly from state 1 to state 2. During this process, no work is done on by the gas. This process must be. देखिए स्टेट 1 से स्टेट 2 का मतलब ये है कि उसकी प्रेशर में चेंज आ गई है, टेम्परेचर में चेंज आया है, लेकिन वर्क नहीं हुआ है। स्टेट 1 से स्टेट 2 का मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई है, टेम्परेचर चेंज हुआ है, प्रेशर चेंज हुआ है, लेकिन वर्क नहीं हुआ है। तो ये कौन सा प्रोसेस है? किस प्रोसेस में वर्क नहीं होता? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में सिस्टम की थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स में चेंज आती है। थर्मोडायनामिक वेरिएबल किसे कहते हैं? ठीक है ना, प्रेशर, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, उसमें तो चेंज आ रही है, लेकिन वर्क नहीं हो रहे। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा यू, और वर्क कितना? 0। तो ये कौन सा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम क्या हो? फिक्स, वर्क नहीं होता, और स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाता है। दैट इज आइसोकोरिक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आ गई इसकी? क्वेश्चन नंबर 124। A system does 600 joule of work and at the same time internal energy increases by 320 joule. How much heat being supplied? Option B। 123 में क्या आ रहे हैं? 123 में ऑप्शन सी। 124 में आ रहे ऑप्शन बी। ठीक, किस तरह? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब हमने सिस्टम को कितना हीट दिया होगा? इंटरनल एनर्जी में कितना इंक्रीज आया? 600 जूल, और कितना वर्क हुआ? 320 जूल। 600 प्लस 320 920। कितना हीट हमने इसको दिया होगा? 920। समझ आ गई कि नहीं? हीट बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी गिवन है और वर्क भी गिवन है, तो कितना हीट हमने उसको प्रोवाइड किया होगा? इन दोनों को ऐड करें। 600 प्लस 320 हमें क्या देता है? 920। समझ आ गई? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। 124 ऑप्शन बी। नाउ 125 को देखिए। व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड, व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड, तो क्या चेंजेस आती है? टेम्परेचर डिक्रीज, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। 125 में क्या आ रहे? ऑप्शन सी। जब आप कंप्रेशन करते हैं ना, कंप्रेशन, तो उससे इंटरनल एनर्जी में इजाफा होता है, क्योंकि एक्सपेंशन से कूलिंग इफेक्ट आती है और कंप्रेशन से हीटिंग इफेक्ट आती है। तो इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर या इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर आप सिस्टम को कंप्रेस करें, उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो उसमें क्या लिखा है कि टेम्परेचर डिक्रीज? ये तो गलत है ना। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, ये भी गलत है। टेम्परेचर इंक्रीज, यस। When the system compress, temperature increase, and when the temperature increase, internal energy increase. समझ आ गई? तो इसमें आ रहे 125 में क्या आ रहे? ऑप्शन सी। समझ आ गई ना? 125 ऑप्शन सी, टेम्परेचर इंक्रीजेस। Now 126, the process in which the pressure of the system remain constant is called isobaric process. ऑप्शन बी। 126 में क्या आ रहे? ऑप्शन बी। वो प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो, उसको हम आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। 127 को देखे। एन आइसोथर्मल प्रोसेस या एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द मैथमेटिकल इक्वेशन। आइसोथर्मल प्रोसेस में देखे, आइसोथर्मल प्रोसेस में 127 में ऑप्शन सी आ रहे हैं। 127 ऑप्शन सी। किस तरह? देखे, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? टेम्परेचर रिमेन, और आप लोगों ने बॉयल्स लॉ पढ़ा है, व्हेन द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट देन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है। आप लोग बॉयल्स लॉ में नहीं पढ़ते? एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वॉल्यूम। ये आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल में हम टेम्परेचर को क्या रखते हैं? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो ये बात जरूरी है, जरूरी मस्ट, कि प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन होगा। कौन सा रिलेशन? इनवर्स। तो हम क्या कहते हैं? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, और P इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करते तो कांस्टेंट लगाएंगे ना, तो P इज इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट इनटू 1 ओवर V, और ये 1 ओवर V इधर आ जाए तो क्या बनेगा? इससे क्या बनेगा जब 1 ओवर इधर आ जाए? तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझ आ गई? ये है आइसोथर्मल प्रोसेस।
इसमें प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट। और दूसरी बात सुन ले, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, सुन ले, पीवी माइनस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट इधर आ गया तो माइनस हुआ, पीवी माइनस कांस्टेंट इज इक्वल टू व्हाट, 0। अगर आप इसको दोबारा इधर करते तो वही आता है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट और पीवी माइनस कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। बस इसको मैंने चेंज किया है, सिर्फ इससे इधर चेंज किया। सो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक्चुअली आइसोथर्मल प्रोसेस में ये होता है, समझ आ रही है, लेकिन मैंने इस कांस्टेंट को इस साइड पे किया। तो ईटा वाले तो यही करते हैं ना, ईटा वाले तो आप लोग के साथ यही ट्रिक करते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा होता है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, हम लिखते हैं पीवी माइनस कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। समझ आ गई इसकी? 128 को देखें, द हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। 128 ऑप्शन ए। 128 में क्या रहे? ऑप्शन ए। हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं? कि कितना हीट चाहिए किसी सैंपल का टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए गिवन सैंपल बाय 1 डिग्री और 1 केल्विन, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी का क्या यूनिट फार्मूला है? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 129, क्या है इसमें? 129, if lambda is the wavelength of each of the component of the sinusoidal traveling wave that form a standing wave. Standing wave जानते हैं? Stationary wave. The distance between adjacent node must be lambda by 2. 129 में क्या आ रहा है? B आ रहा है, lambda by 2। दो नोड्स के बीच फासले को हम हाफ ऑफ वेवलेंथ कहते हैं। जो स्टैंडिंग वेव बनते हैं ना, तो स्टैंडिंग वेव में नोड और नोड या इंटी नोड और इंटी नोड, दो नोड के बीच फासले को हम L कहते हैं। दो नोड के बीच डिस्टेंस को हम L कहते हैं। और L किसके बराबर होता है? हाफ ऑफ द वेवलेंथ। और फिर वेवलेंथ किसके बराबर होगा? 2L, ये स्टेशनरी वेव में। लेकिन L इधर L मांग रहे हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, इसमें L मांग रहे हैं ना, तो डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स मस्ट बी हाफ ऑफ द वेवलेंथ। ऑप्शन बी। समझ आ गई इसकी? 129। 130 को देखें, a source of frequency f send wave of wavelength lambda traveling with the speed v in some medium. If the frequency is changed from f to 2f, then the new wavelength and new speed are respectively. और सोर्स को देखे, सोर्स जो है ना, ये डॉपलर इफेक्ट है। सोर्स फ्रीक्वेंसी f जो है ना वो एमिट कर रही है और सोर्स खुद भी जा रहे हैं टुवर्ड द स्टेशनरी लिसनर। समझ आ गई ना? तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी को डबल करना है सोर्स की मोशन की वजह से, ये बात याद रखिए, डॉपलर इफेक्ट में एक होता है मोशन ऑफ सोर्स, एक होता है मोशन ऑफ लिसनर। देखे, सोर्स की मोशन से भी फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज डिक्रीज आ सकता है। जब सोर्स टुवर्ड जाए ना, टुवर्ड, तो फ्रीक्वेंसी में क्या आता है? इंक्रीज। कोई भी कहना। और जब सोर्स अवे जाता है तो फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज। तो जब सोर्स का मोशन हो डॉपलर इफेक्ट में, उधर फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है ड्यू टू वेवलेंथ। किस वजह से चेंज आता है? वेवलेंथ। ये बात याद रखिए कि सोर्स की मोशन में जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है वो सिर्फ वेवलेंथ की वजह से आता है, उधर स्पीड का कोई रोल नहीं होता। तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी डबल करनी है ड्यू टू द मोशन ऑफ सोर्स, तो क्या करना होगा? फ्रीक्वेंसी डबल करनी है तो वेवलेंथ को हाफ करो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि सोर्स की मोशन में स्पीड का कोई रोल नहीं होता। और ये भी याद रखिए कि डॉपलर इफेक्ट में जब सोर्स रेस्ट में हो और लिसनर की मोशन की वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाए, जब लिसनर टुवर्ड आएगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, और जब लिसनर अवे जाएगा तो फ्रीक्वेंसी। अब लिसनर की मोशन में जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहे हैं उसकी कास क्या होती है? उसकी कास स्पीड होती है। वेवलेंथ में उधर चेंज नहीं आता। इधर क्या क्वेश्चन है कि सोर्स मूव कर रहे टुवर्ड द लिसनर, और किस वेलोसिटी के साथ? v वेलोसिटी के साथ। अगर सोर्स की मोशन की वजह से फ्रीक्वेंसी 2f हो, 2f, तो फिर किस में चेंज आनी चाहिए? फिर स्पीड रिमेन सेम और वेवलेंथ हाफ होना चाहिए, तब फ्रीक्वेंसी डबल होगी। तो आप लिखेंगे v lambda by 2 एंड v, या v एंड lambda by 2, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को डबल करना है। तो सोर्स की मोशन में, सोर्स की मोशन की वजह से फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आ रहे हैं ना, वो वेवलेंथ की वजह से आता है। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है?
अगर आपने फ्रीक्वेंसी डबल करनी है तो आप वेवलेंथ को हाफ करें, स्पीड रिमेन सेम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 130 ऑप्शन बी। पदी पुरुष हुई, इसकी समझ आ गई। अब अगर आपको कहना कि लिसनर की मोशन की वजह से फ्रीक्वेंसी डबल करनी है, फिर स्पीड डबल करो। फ्रीक्वेंसी का स्पीड के साथ फिर क्या रिलेशन? और जब सोर्स की मोशन से फ्रीक्वेंसी डबल करनी हो तो वेवलेंथ को हाफ करो। समझ आ गई ना? 131 को देखे। ए लॉन्ग स्ट्रिंग इज कंस्ट्रक्टेड बाय द जॉइनिंग ऑफ द टू एंड्स ऑफ टू शॉर्टर स्ट्रिंग। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज द सेम बट द स्ट्रिंग 1 हैव 4 टाइम the linear mass density than a string 2. When the sinusoidal wave passes from 1 to 2, तो फिर क्या होगा? The wavelength decrease by factor 4 time. नहीं, the wavelength increase by factor 4 time और the speed decrease. देखे, अगर आप कहे ना कि the frequency decrease by factor 4, the frequency decrease by factor 2, और the wavelength decrease by factor 4, the wavelength decrease by factor 2, तो ये ठीक है। देखे, ये है स्ट्रिंग 1, इसकी लीनियर मास डेंसिटी कितनी है? इसकी लीनियर मास डेंसिटी कितनी है स्ट्रिंग 1 की? 4। लीनियर मास डेंसिटी ml को कहते हैं। और इसकी लीनियर मास डेंसिटी कितनी है? 1। और इसकी 4। ये स्ट्रिंग 1 है और ये स्ट्रिंग 2। अब जब साइनसॉइडल वेव 1 से 2 में जाएगा ना, तो स्पीड का क्या फार्मूला है? टेंशन डिवाइडेड बाय ml। टेंशन पर यूनिट, मास पर यूनिट लेंथ, और इसको कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। इसको क्या कहते हैं? तो स्पीड का लीनियर मास डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स अंडर रूट। तो लीनियर मास डेंसिटी इसकी 4 है और इसकी 1 है। तो जब वेव स्ट्रिंग 1 से स्ट्रिंग 2 में जाएगा तो लीनियर मास डेंसिटी कम हो गई स्ट्रिंग 2 में कि नहीं? ज्यादा हो गई। पहले 4 थी, अब 1 हो गई, तो लीनियर मास डेंसिटी कम हो गई ना। जब लीनियर मास डेंसिटी 4 टाइम कम हो गई तो स्पीड 2 टाइम, इनवर्स रिलेशन है ना। तो लीनियर मास डेंसिटी 4 टाइम कम, स्पीड 2 टाइम ज्यादा। और जब फ्रीक्वेंसी स्पीड 2 टाइम ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी 2 टाइम ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डिक्रीज। फ्रीक्वेंसी 2 टाइम इंक्रीज तो वेवलेंथ 2 टाइम डिक्रीज। ये 4 नहीं है, ये 2 है। क्यों? ठीक है ना? अगर ये 4 टाइम कम हुआ तो इसको 2 टाइम बढ़ना चाहिए। वेलोसिटी 2 टाइम बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी 2 टाइम बढ़ जाएगी और वेवलेंथ 2 टाइम कम हो जाएगा। तो इसमें है वेवलेंथ डिक्रीजेस बाय फैक्टर 2 नहीं है, वेवलेंथ डिक्रीजेस बाय फैक्टर 2 है। ये 4 ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। 131 ऑप्शन सी। इसमें ये है, ये 2 है। हाँ, वेवलेंथ डिक्रीजेस बाय फैक्टर 2, ये 2 कर ले बस। हाँ, 132 a string of length L is clamped at each end, vibrate in a standing wave pattern. The wavelength of the constitution traveling wave cannot be 132 में क्या आ रहे? wavelength cannot be 4L। देखे, स्टेशनरी वेव में जब एक लूप बनता हो, एक लूप स्टेशनरी वेव में, तो एक लूप के लिए क्या वेवलेंथ है? एक लूप के लिए 2L, और 2 लूप्स के लिए 2L/2, और 3 लूप हो 2L/3, और 4 लूप हो 2L/4। ये स्टेशनरी वेव में वेवलेंथ का फार्मूला है। लैम्डा n इज इक्वल टू 2L/n। तो जब एक लूप हो तो 2L/1, और जब 2 लूप्स हो 2L/2 मतलब L ना, और जब 3 लूप्स हो 2L/3, और जब 4 लूप्स हो तो 2L/4 मतलब क्या? L/2। तो स्टेशनरी वेव में सबसे बड़ा वेवलेंथ क्या होता है? सबसे बड़ा स्टेशनरी वेव में सबसे बड़ा वेवलेंथ क्या होता है? 2L। ये फर्स्ट हार्मोनिक का वेवलेंथ सबसे बड़ा होता है, और दूसरे हार्मोनिक का वेवलेंथ कम 2L/2 L, और तीसरे का 2L/3, 2L/4, 2L/5, फिर तो कम हो रहा है। तो स्टेशनरी वेव में 4L पॉसिबल नहीं है, L पॉसिबल है। ऑप्शन ए पॉसिबल है ना? ऑप्शन बी पॉसिबल है कि नहीं? 2L। ऑप्शन सी पॉसिबल है कि नहीं? L/2। इधर देखे है कि नहीं? ये L/2 है कि नहीं? ये सारे पॉसिबल है, लेकिन 4L पॉसिबल नहीं है। और मैंने क्या लिखा है? विच वन
या वेव कैन नॉट बी, क्वेश्चन को देखे 132 को, a string of length L is clamped at each end vibrate in a standing wave pattern. The wavelength of the constitution traveling wave cannot be. Cannot be का क्या मतलब है कि सारे हो सकते हैं लेकिन 4L नहीं हो सकता। अब समझ आ गई कि नहीं? क्योंकि वो तो स्टार्ट 2L से लेता है और फिर जितना आप नंबर ऑफ हार्मोनिक बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ में क्या आती है? कमी आती है। इसलिए ये सबसे ज्यादा, ये भी पॉसिबल, ये भी पॉसिबल, ये भी पॉसिबल, ये भी पॉसिबल, लेकिन 4L नॉट पॉसिबल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 133, टेक द स्पीड ऑफ साउंड टू बी 340 मीटर पर सेकंड। A thunder clamped is heard about 3 seconds after the lightning is seen. The source of both light and sound are about 1000 meter away. 133 में क्या रहे? ऑप्शन डी। देखो गोरे का ना, साउंड की क्या स्पीड हमने लिए? साउंड की 340। साउंड की स्पीड कितनी है? और हमने लाइटिंग से 3 सेकंड बाद साउंड को सुना। लाइट जो है ना, पहले लाइटिंग होती है ना, थंडर में पहले लाइटिंग होती है, बाद में साउंड होता है। तो साउंड को कितने टाइम बाद सुना? 3 सेकंड बाद। आफ्टर व्हाट? आफ्टर लाइट। ये तो लाइट और साउंड तो एक ही टाइम में एमिट हुए, लेकिन साउंड की स्पीड कम है और लाइट की ज्यादा है। अब समझ आ गई? साउंड लाइट से 3 सेकंड पहले, 3 सेकंड बाद पहुंचा, और लाइट साउंड से 3 सेकंड पहले पहुंचा, और साउंड की स्पीड क्या है? 340। तो कितना दूर होगा? 3 × 340, ऑलमोस्ट 1010 ना, ऑलमोस्ट 1000 मीटर। तो ये सोर्स जो है ना, ये 1000 मीटर अवे है, इसलिए लाइट 3 सेकंड पहले पहुंचा और साउंड 3 सेकंड बाद। जब लाइट उसने सीन की, उसके 3 सेकंड बाद साउंड पहुंचा। तो ये सोर्स कितना दूर होगा? अबाउट 1000 मीटर अवे। इस इज इक्वल टू VT। देखे ऑप्शन ए में, देखे मूविंग ओवरहेड फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, ये तो गलत है। एमिटिंग ए मच हायर फ्रीक्वेंसी देन इट इज हर्ड और अबाउट 1000 मीटर अवे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 133 में 134, a sound wave have the wavelength 3 meter. Worry, a sound wave have the wavelength 3 meter. The distance from the compression center to the adjacent rarefaction center is, बताओ, साउंड वेव की वेवलेंथ है 3 मीटर। कितनी है? और वेवलेंथ बराबर होती है, सुन ले, ये है कंप्रेशन, सुन ले, ये है रेयरफ्रिक्शन, और फिर ये क्या है? कंप्रेशन, और फिर ये क्या है? रेयरफ्रिक्शन। तो वेवलेंथ किसे कहते हैं? साउंड वेव की वेवलेंथ एक कंप्रेशन सेंटर से लेकर दूसरे कंप्रेशन के सेंटर तक के फासले को वेवलेंथ कहते हैं। एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के सेंटर को वेवलेंथ कहते हैं। और मैं कह रहा हूं कि साउंड वेव का वेवलेंथ है 3 मीटर, तो ये एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक के फासले को वेवलेंथ कहते हैं। समझ आ रही है? तो मैं कह रहा हूं कि एक कंप्रेशन के सेंटर से दूसरे रेयरफ्रिक्शन के सेंटर तक कितना फासला होगा? ये फासला है 3 मीटर। तो ये फासला कितना होगा? देखिए, कंप्रेशन से कंप्रेशन तक का फासला 3 मीटर है। वेवलेंथ किसे कहते हैं? कंप्रेशन टू कंप्रेशन डिस्टेंस को। तो एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन का डिस्टेंस 3 मीटर है। साउंड का वेवलेंथ 3 मीटर है। तो वेवलेंथ किसे कहते हैं? रेयरफ्रिक्शन से रेयरफ्रिक्शन के फासले को, या कंप्रेशन से कंप्रेशन। तो एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक फासला कितना है? 3 मीटर। और मैं कौन सा फासला मांग रहा हूं क्वेश्चन में? कंप्रेशन से रेयरफ्रिक्शन तक। तो ये फासला 3 मीटर है। ये कितना हुआ? ये तो हाफ वेवलेंथ की मैं बात कर रहा हूं। कंप्रेशन से रेयरफ्रिक्शन तक फासला हाफ वेवलेंथ होता है, और कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का फासला फुल वेवलेंथ। मैंने फुल वेवलेंथ दिया है 3 मीटर और मैं हाफ वेवलेंथ मांग रहा हूं। तो अगर फुल वेवलेंथ 3 मीटर है तो हाफ वेवलेंथ 3 मीटर का हाफ कितना हुआ? 1. फुल वेवलेंथ 3 मीटर है, मैं हाफ वेवलेंथ मांग रहा हूं। हाफ वेवलेंथ कितना हुआ? 1.5। कंप्रेशन टू रेयरफ्रिक्शन फासले को वेवलेंथ नहीं कहते। कंप्रेशन टू रेयरफ्रिक्शन फासले को हाफ ऑफ वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ किसे कहते हैं? फ्रॉम वन कंप्रेशन टू नेक्स्ट कंप्रेशन, रेयरफ्रिक्शन दरमियान में छोड़े। इस क्वेश्चन की समझ आ गई? मैंने फुल वेवलेंथ क्वेश्चन में दिया है और मैं क्या मांग रहा हूं? हाफ वेवलेंथ। तो हाफ वेवलेंथ फुल का हाफ नहीं होता। तो फुल वेवलेंथ 3 मीटर है, हाफ वेवलेंथ कितना होगा? 1.5। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 134 ऑप्शन बी। पदी पुरुष हुई। 135 को देखे। हाँ, क्या
नो बिल्कुल नहीं, एक कंप्रेशन से आप स्टार्ट कर ले। ये कह रही ना कि एक कंप्रेशन और एक रेफ्रिक्शन को हम वेवलेंथ नहीं कह सकते। देखे, एक वेवलेंथ में एक कंप्रेशन और एक रेफ्रिक्शन होता है, लेकिन आप कंप्रेशन से स्टार्ट लो, रेफ्रिक्शन को दरमियान में छोड़ो और दूसरे कंप्रेशन तक चले जाओ, इसको वेवलेंथ कहते हैं। समझ आ रही है ना? ये कंप्रेशन हुआ ना, और फिर ये क्या हुआ, रेफ्रिक्शन, और फिर ये कंप्रेशन हुआ, तो इधर से इधर तक के फासले को वेवलेंथ कहते हैं, इधर से इधर तक को हाफ वेवलेंथ कहते हैं। आप समझ आ गई? तो क्वेश्चन में मैंने ये दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 135 को देखें। ए फायर व्हिस्टल एमिट्स ए टोन ऑफ 170 हर्ट्ज। सुन ले इधर, 170 हर्ट्ज। टेक द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर टू बी 340 मीटर पर सेकंड। द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इज अबाउट व्हाट? वेवलेंथ कितना है? तो V इज इक्वल टू एफ लेमडा, एंड लेमडा इज इक्वल टू 340 डिवाइड बाय 170। क्या मिलता है? 2 मीटर। समझ आ गई? कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन सी। 135 ऑप्शन सी। 136 द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकंड। वोरे द टू लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.5 मीटर argon pipe closed at one end are approximately will be what? देखिए, स्पीड ऑफ साउंड कितना है? 340, और क्लोज आर्गन पाइप है, उसका लेंथ कितना है? क्लोज आर्गन पाइप का नहीं, 0.5 मीटर इस क्लोज आर्गन पाइप का लेंथ है, लेंथ। और उस साउंड वेव की स्पीड मैंने क्या ली है? 340। आपसे क्या मांग रहे? टू लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो क्लोज आर्गन पाइप की फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या है? V/4L है कि नहीं? क्लोज आर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? लोवेस्ट, V/4L। V/4L, तो V कितना है? 340, और डिवाइड बाय 4, और L की वैल्यू क्या है? 0.5। 4 मल्टीप्लाई 0.5, 2। 340 डिवाइड बाय 2, ये है फर्स्ट लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? फर्स्ट लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। क्लोज आर्गन पाइप में जो फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी हुई है V/4L, उससे क्या आया? 170। अब क्लोज आर्गन पाइप में हायर हार्मोनिक की क्या फ्रीक्वेंसी होती है? हाँ, F2 इज इक्वल टू 3F1, F3 इज इक्वल टू 5F1, F4 इज इक्वल टू 7F1, F5 इज इक्वल टू, ये है कि नहीं? क्लोज आर्गन पाइप में हायर हार्मोनिक हम इस तरह मालूम करते हैं, 2n-1 into F1। इनकी जगह क्या पुट करें? 1 2 3, 2 पुट करें, 2 2 जा 4-1, 3F1। अब थर्ड हार्मोनिक पुट करें, 2 3 जा 6-1, 5F1। अब फोर्थ पुट करें, 2 4 जा 8-1, 7। क्लोज में तो पता है ना, F1 है V/4L, F2 है 3F1, और F3 है 5F1, और F4 है 7F1। ऐसा होता है कि नहीं? तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी इन दोनों की होती है, F1 की और F2 की। बाकी तो और भी ज्यादा है। तो F1 की कितनी है? V/4L, वो कितनी आ गई? और F2 कितनी आ जाएगी? 3F1, 3, और F1 कितना है? 170। 17 मल्टीप्लाई 3, 51, 5 10। तो फर्स्ट हार्मोनिक की क्लोज आर्गन पाइप में फर्स्ट हार्मोनिक की 170 आ गई, और सेकंड हार्मोनिक की 170 मल्टीप्लाई 3, 5 10। समझ आ गई? क्योंकि क्लोज में ये फार्मूला है, F1, F2 इज इक्वल टू 3F1, F3 इज इक्वल टू 5F1, F4 इज इक्वल टू 7F1, F5 इज इक्वल टू 9F1। आड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट? F1। ये किस में? ये क्लोज में। समझ आ गई? तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? 170 एंड 5 10, ये क्लोज की बात। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 137 को देखे। The speed of sound in air is 330 meter per second and the wavelength is 10 centimeter. The frequency will be what? तो इसमें क्या? F is equal to V/λ। V कितना है? 330, और लैम्डा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को किस तरह लिख सकता हूं? 330, और 10 सेंटीमीटर जो है ना, वो है 10 × 10⁻⁻² मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में किस तरह चेंज करोगे? 100 पे डिवाइड करोगे। तो 330 डिवाइड बाय 10, 33। ये ऊपर गया तो क्या हुआ? 10⁻+2, और 3.3 × 10⁻³ hertz. That is the frequency of sound wave. The correct option is option C. 136 में क्या आ रहे? 136 में B, और 137 में क्या आ रहे? C। समझ आ गई इसकी? नेक्स्ट वन 138।
As compared to air, the speed of sound in liquid and solid are faster. Solid में speed of sound है almost 5000 मीटर पर सेकंड. Solid में speed of sound कितना है 5000 और liquid में 1400 और गैस में 340. तो speed of sound सबसे ज्यादा solid में होती है और फिर liquid में और फिर गैस में. तो faster ऑप्शन बी. 138 ऑप्शन बी. ठीक ना. अब देखे 139 को देखे. The two objects are in thermal equilibrium with each other. हाँ, the two bodies are in thermal equilibrium with each other if they cannot be different temperature. ऑप्शन डी. thermal equilibrium किसे कहते हैं? thermal equilibrium किसे कहते हैं? जब दो बॉडी उसका टेम्परेचर सेम हो. जब दो ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम हो हम कहते हैं ये दोनों ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में. तो डी को देखे ना. टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे कैन नॉट हैव डिफरेंट टेम्परेचर. मतलब इसका टेम्परेचर डिफरेंट ना हो, टेम्परेचर सेम हो. सी को भी देखते ना. देखे दे कैन नॉट हैव डिफरेंट. देखे डी ए डी. बस इसमें उसने गलती की. 140. The temperature of the core of the earth is 3727 Celsius. The temperature in Kelvin scale 4000. 140 ऑप्शन ए. देखे केल्विन किसके बराबर है? सेल्सियस प्लस 273. तो सेल्सियस में कितना है टेम्परेचर? 3000. 3727 सेल्सियस प्लस 273. इससे क्या आ रहे? 4000 केल्विन. केल्विन बराबर है सेल्सियस प्लस 273 और सेल्सियस किसके बराबर है? केल्विन माइनस 273. इसमें है ऑप्शन ए. 140 ऑप्शन ए. 141. A balloon is filled with cooled air and placed in warm room. It is not in thermal equilibrium with the air of the room until it stops एक्सपेंडिंग. क्योंकि वो जब कूल एयर से आपने उसको जो है ना वो किया, बैलून को कूल एयर दिया और उसको हॉट रूम में रखा, तो फिर हीट किधर से किधर जाएगा? एयर से बैलून की तरफ. और उससे बैलून क्या होगी? एक्सपेंशन. और जब बैलून एक्सपेंशन स्टॉप करे मतलब रूम का टेम्परेचर और बैलून का टेम्परेचर सेम हुआ. ऑप्शन सी. 141 ऑप्शन सी. नाउ 142 को देखे. द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड एयर at 4 atmosphere and 1 atmosphere pressure would be 1:1. 142 में क्या है? A. Because speed of sound is independent of the pressure of the medium. Speed of sound medium के pressure पे depend नहीं करता. 4 atmosphere पे और 1 atmosphere पे speed of sound remain same. Option A is the correct option. ठीक. 143. A heat engine convert the heat energy into which type of energy? ये तो आपको पता है. heat energy into mechanical work. Heat engine convert heat energy into mechanical energy or mechanical work. Option B. 143 में आ रहे ऑप्शन बी. 144 को देखे. 144. Assume the heat capacity of 10 gram of water to be 42 joule per Kelvin. The heat required to rise the temperature from 25 to 35 Celsius would be what? देखे हीट कैपेसिटी जो है ना वो वाटर की है कितनी? तो देखे या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप कर ले तो हीट कैपेसिटी 10 ग्राम वाटर की है ना, तो है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी. डेल्टा क्यू डिवाइड बाय एम डेल्टा टी. अब डेल्टा क्यू मांग रहे हैं ना, तो डेल्टा क्यू के लिए क्या फार्मूला हुआ? सी डेल्टा एम डेल्टा टी. अब हीट कैपेसिटी कितनी है वाटर की? नहीं 42 वो गिवन है जॉल. और मास कितना है? 10 ग्राम. और टेम्परेचर कितना बढ़ाना है? 25 से 35. कितना बढ़ा? 10. समझ आ गई? तो इससे क्या आएगा? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 44 10 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई 10. इससे आएगा क्या? ये 1000 पे क्यों डिवाइड किया? किलोग्राम में चेंज करना है. तो ये कैंसल
और इससे आ रहे क्या 42। तो इससे क्या आ रहे नन ऑफ दीज। द करेक्ट ऑप्शन इज अ नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नहीं आ रहे इससे, ये देखे ना, ये है 42, ये है 10, तो 4 समझ आ गई। और डिवाइड बाय 1000 करोगे ना, तो 1000 पे आप डिवाइड कर, इससे क्या आता है 4.2। 4.2 इसमें है, तो नष्ट नन ऑफ दीज तो करना, नन ऑफ दीज तो है। आप कहते हैं इसमें 4.2 नहीं है, तो नन तो है। आप लोग तो नन ऑफ दीज को ऑप्शन ही नहीं समझते, आप तो नन ऑफ दीज को ऑप्शन ही नहीं समझते, और अक्सर क्वेश्चन में नन ऑफ दीज होता है, ऑप्शन डी। 145 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं, हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय मास। कौन सा ठीक है, ऑप्शन बी। देखे इधर, देखे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बराबर है हीट कैपेसिटी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ये क्या है हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो गई, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी, क्योंकि स्पेसिफिक में हम कहते हैं हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। इसमें ये क्या हुआ, ये हीट कैपेसिटी हो गई डिवाइडेड बाय मास। हीट कैपेसिटी को मास पे डिवाइड करो, इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इसकी डिफिनीशन भी ये है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी, एंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। तो हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास इक्वल्स टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 146 which of the following parameter does not characterize the thermodynamic state of matter? स्टेट वेरिएबल कौन सा नहीं है, वर्क। सुन ले, थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ये 4 थर्मोडायनामिक वेरिएबल है, स्टेट ऑफ मैटर को डिफाइन करते, तो इसमें वर्क नहीं है। 146 ऑप्शन ए, 146 ऑप्शन ए, वर्क इज नॉट thermodynamic state variable. Pressure, volume, temperature and internal energy are thermodynamic state variable. कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, ऑप्शन ए, वर्क इज नॉट। नाउ 147 को देखे, द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर 0.61। 147 में ऑप्शन ए, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओ, स्पीड ऑफ साउंड 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगा, और सेंटीमीटर में हो जाएगा 61 सेंटीमीटर पर सेकंड। 1 डिग्री राइज से स्पीड ऑफ साउंड इतना बढ़ता है और सेंटीमीटर में इतना, और 1 केल्विन से कितना बढ़ेगा, 1 केल्विन से भी इतना बढ़ेगा, और इतना चेंज फ़ारेनहाइट में 1.8 फ़ारेनहाइट से इतना बढ़ेगा, क्योंकि 1 केल्विन और 1 सेल्सियस बराबर है चेंज, और ये बराबर है 1.8 फ़ारेनहाइट। तो 1 सेल्सियस से स्पीड ऑफ साउंड कितना बढ़ता है 0.61 मीटर पर सेकंड या 61 सेंटीमीटर, और ये 1 केल्विन से भी इतना बढ़ता है, और 1.8 फ़ारेनहाइट से इतना बढ़ता है। तो फ़ारेनहाइट में इतना टेम्परेचर चाहिए, और केल्विन और सेल्सियस में इतना हो तो स्पीड ऑफ साउंड इतना बढ़ेगा। समझ आ गई? तो 1 सेल्सियस से कितना बढ़ेगा 0.61 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 148 स्टार मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ शो ब्लू शिफ्ट। जो स्टार्स अर्थ के करीब आ रहे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और ब्लू की फ्रीक्वेंसी रेड से ज्यादा है। तो स्टार्स मूविंग टुवर्ड द अर्थ शो ब्लू शिफ्ट, एंड द स्टार्स मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ शो रेड शिफ्ट। समझ आ गई? तो टुवर्ड से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ब्लू शिफ्ट, और स्टार्स जब अर्थ से अवे जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी में कमी आती है, फिर हम रेड शिफ्ट लिखेंगे। इधर ब्लू ऑप्शन ए। 148 ऑप्शन ए is the correct option. Now 149, the increase in the entropy mean in the increase of disorderness, unavailability of energy or randomness, all of these. Option D. 149 में क्या है? Option D. Disorderness को या randomness को या unavailable of energy को हम क्या कहते हैं? एंट्रोपी जब सिस्टम की बढ़ती है ना, तो यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी पर अनअवेलेबल हो जाती है, आपको एनर्जी अनअवेलेबल होगी, यूजफुल फॉर्म।
ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। 150 को देखे, इन द डायग्राम बिलो द इंटरवल बिटवीन पी एंड क्यू रिप्रेजेंट व्हाट? ऑल ए1, ये क्या शो करेगा? ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है इस एक्सिस पे क्या है? टाइम। और पी को देखे इस तरह का जो है ना, इस तरह है, और ये है पी और ये है क्यू। तो बताओ पी और क्यू के बीच फासले को हम क्या कहेंगे? नहीं, इधर क्या है? टाइम। आप एक्स एक्स को देखे ना, एक्स एक्सिस पे मैंने वेवलेंथ दिया है कि टाइम दिया है? टाइम दिया है। और पी और क्यू मैंने एक्स एक्सिस पे दिए है कि वाई एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। पी और क्यू किधर गए? और एक्स एक्सिस पे मैंने क्या दिया है? टाइम। और वाई एक्सिस पे क्या दिया है? डिस्प्लेसमेंट। और मैं कहता हूं पी और क्यू के बीच फासला तो ये तो टाइम है, तो ये हाफ टाइम पीरियड है। क्या है? एक क्रस्ट से लेकर दूसरे ट्रप तक, एक इसको हाफ टाइम पीरियड कहते हैं। और एक क्रस्ट से लेकर दूसरा ट्रप और दोबारा क्रस्ट, इसको क्या कहते हैं? फुल टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसे कहते हैं? जिसमें एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती हो, जिसमें आप क्रस्ट से स्टार्ट ले, ट्रफ पे आ जाए और दोबारा क्रस्ट पे आ जाए। क्रस्ट से स्टार्ट लिया, फिर ट्रफ आया और फिर क्रस्ट आया, इसको एक टाइम पीरियड कहते हैं। इधर मैंने क्रस्ट से स्टार्ट लिया और किधर पहुंचा? ट्रफ पे, तो क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक को टाइम पीरियड कहते हैं। इधर मैंने क्रस्ट और ट्रफ के बीच लिया है, इस टाइम को क्या कहूंगा? T/2, पीरियड बाई 2। और इसको आप टाइम पीरियड क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्स एक्सिस पे मैंने, आप देखे ना फिगर को देखे, फिगर में मैंने एक्स एक्सिस पे क्या दिया है? टाइम। और मैंने पी और क्यू पॉइंट्स वाई एक्सिस पे लिया है कि एक्स एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। तो टाइम है, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 150 ऑप्शन डी। उस पुरुष हुई, समझ आ गई? इधर कोई बात नहीं, इधर आप गलत कर ले, लेकिन मेन टेस्ट में आप इन चीजों को देख ले कि एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी गिवन है कि टाइम गिवन है कि क्या है। तो अगर टाइम गिवन है तो आप टाइम को देखें, हाफ ऑफ टाइम पीरियड है। हाँ, अगर इधर डिस्प्लेसमेंट गिवन होता तो आप कहते हैं वेवलेंथ, फिर ये हाफ ऑफ वेवलेंथ होता, लेकिन इधर तो टाइम है, इसलिए हाफ ऑफ दी टाइम पीरियड। समझ आ गई इसकी? ऑप्शन डी। 151, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट वेरिएबल इंटरनल एनर्जी? ये चार मैंने बताया ना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ये स्टेट वेरिएबल है। इसके अलावा जितने भी है वो स्टेट वेरिएबल नहीं है। तो इसमें हीट है, वर्क है और इंटरनल एनर्जी इज स्टेट वेरिएबल। ऑप्शन ए। 151 ऑप्शन ए। समझ आ गई इसकी ना? 152 को देख ले। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन ओनली टेम्परेचर। ये सुन ले, internal energy is directly proportional to temperature. Temperature rise, internal energy rise. Temperature fall, internal energy fall. Temperature constant, internal energy constant. याद रखे, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होती है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो और इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। तो ऑप्शन ए। 152 ऑप्शन ए। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे। 153, लेट एफ बी द फ्रीक्वेंसी, वी इज द स्पीड एंड टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द साइनसॉइडल ट्रेवलिंग वेव, द करेक्ट रिलेशन विल बी व्हाट? ऑप्शन ए। 153 ऑप्शन ए। F is equal to 1 over T. D, F is equal to V by T. तो F is equal to V by lambda है। बताओ सो है। और ये मेडिकल पेपर में आया था 2023 में। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का क्या रिलेशन? F is equal to 1 over T। या अगर ये होता तो आप ये भी ठीक करते, तो फिर आप कहते बोथ ए एंड बी। इसमें ये ऑप्शन है ही नहीं और आप कहते हैं डी। और F is equal to 1 over T है, तो ये सबसे अच्छा नहीं है। पहले 1 हो तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन ए, F is equal to 1 over T। ये 2023 का एमसीक्यू है मेडिकल पेपर का, इसलिए तो आप लोग इधर बैठे। तो नेक्स्ट टाइम जो है ना, नेक्स्ट टाइम आप लोग को इधर बैठना नहीं चाहिए और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। हाँ बिल्कुल।
ये एमसीक्यू जो हम तैयार करते हैं ना, बस आप लोग इस पे प्रैक्टिस किया करें, और ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब डिस्कशन लेते हैं ना, आप लोग को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती। 154 देखे, ये भी मेडिकल 2023 में आया था। मेल्टिंग ऑफ आइस इज ये मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर। मेल्टिंग ऑफ आइस, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि जब वाटर से आइस बन जाती है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि आप कहते हैं 4 से 0 तक वॉल्यूम में दोबारा इंक्रीज आ जाता है। समझ आ गई? तो जब आप आइस को मेल्ट करते हैं तो मेल्टिंग प्रोसेस, मेल्टिंग पॉइंट नहीं, ये दो बातें जरूर याद रखिए। मेल्टिंग पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर। मेल्टिंग प्रोसेस ऑफ आइस इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम दोबारा कम होना स्टार्ट हो जाता है और मेल्टिंग प्रोसेस तेज हो जाता है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस इंक्रीजेज व्हेन प्रेशर इंक्रीजेज, ये 2023 में आया था ये दोनों। तो मेल्टिंग ऑफ आइस इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। मेल्टिंग ऑफ आइस मैंने लिखा है प्रोसेस, तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी 154, ऑप्शन बी 153, ऑप्शन ए। हाँ, F इज इक्वल टू 1/T। 155 को लेके, द वर्ड डन इन ए डियाबेटिक चेंज इन ए गैस स्लोली, ये स्लोली वर्ड है, डिपेंड्स ऑन व्हाट? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम, या नन ऑफ दीज। देखे, ये दो बातें अपने साथ याद रखिए। वर्क बराबर होता है P डेल्टा V के। किसके बराबर होता है? ये पॉइंट्स अपने साथ याद रखिए। आमतौर पे आपको कहे कोई प्रोसेस का ना बता दे, कोई प्रोसेस का आपको कहे कि वर्क डिपेंड्स, थर्मोडायनामिक वर्क डिपेंड्स ऑन, तो आप लिखेंगे थर्मोडायनामिक वर्क डिपेंड्स ऑन चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ेगा, वर्क पॉजिटिव। वॉल्यूम कम होगा तो वर्क नेगेटिव। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क 0। Thermodynamic work depends on the change in volume. Thermodynamic work depends on what? Change. Volume बढ़ता है, वर्क बढ़ता है, वर्क पॉजिटिव। वॉल्यूम कम होता है, वर्क नेगेटिव। वॉल्यूम कांस्टेंट, वर्क 0। अब सुन ले, थर्मोडायनामिक वर्क तो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, लेकिन इधर ये क्वेश्चन अलग है। द वर्क डन इन ए डियाबेटिक प्रोसेस, तो डियाबेटिक प्रोसेस में क्या है? डेल्टा यू इज इक्वल टू व्हाट? माइनस डेल्टा डब्ल्यू, और माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, है कि नहीं? तो ये तो डियाबेटिक प्रोसेस है कि नहीं? ये डियाबेटिक, ये फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक है, और ये डियाबेटिक प्रोसेस में हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड नहीं करते। ये 0 हुआ ना, तो 0 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। उसको इस सेट पे करे, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट? माइनस डेल्टा यू। तो डियाबेटिक प्रोसेस में फिर वर्क का डिपेंड किसके ऊपर है? ये डियाबेटिक प्रोसेस में वर्क का डिपेंड इंटरनल एनर्जी पे है, और इंटरनल एनर्जी का डिपेंड टेम्परेचर पे है। तो वर्क डिपेंड्स ऑन चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, वर्क नेगेटिव। टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी कम हो गई, वर्क पॉजिटिव। ये डियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डिपेंड्स ऑन इंटरनल एनर्जी, एंड इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, सो वर्क डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और आमतौर पे जो प्रोसेस का नाम नहीं गिवन, फिर कौन सा? ये जब प्रोसेस का नाम गिवन ना हो। हाँ, वर्क डिपेंड्स ऑन चेंज इन वॉल्यूम। इन ए डियाबेटिक प्रोसेस वर्क का किसके साथ रिलेशन है? इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन, और तो वर्क का रिलेशन। आप समझ आ गई कि नहीं? चेंज इन टेम्परेचर, ऑप्शन ए 155। देखे, ईटा का टेस्ट इस तरह ही होता है, बाज बहुत लॉजिकल, बाज इंतहाई आसान, और बाज जो है ना वो मीडियम होते। तो इसमें तो ऐसे एमसीक्यूज भी मैंने दिए कि बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन लॉजिकल भी इसमें है। तो इसमें है ऑप्शन ए 156, व्हाट हैपेंस व्हेन द गैस एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली। जब आप गैस को एक्सपेंड करते हैं डियाबेटिक, तो जब आप देखें डियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, और माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये डियाबेटिक प्रोसेस है। इस प्लस का क्या मतलब है? जब वॉल्यूम बढ़ जाए, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए तो वर्क पॉजिटिव, और इस नेगेटिव का क्या मतलब है? एनर्जी ऑफ ए गैस यूज्ड टू डू वर्क। देखे, डियाबेटिक प्रोसेस में वर्क किसके बराबर है? इंटरनल एनर्जी। और माइनस प्लस साइन क्या शो करता है? कि एक्सपेंशन हो तो इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी, और जब कंप्रेशन हो, वर्क नेगेटिव, तो इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा। लेकिन इंटरनल एनर्जी यूज होती है टू डू वर्क। ऑप्शन डी 156 में देखे, व्हाट हैपेंस, ये तो हुआ 157 को देखे, ऑप्शन ए
1:1. देखिए इधर, open pipe Y, open at both end is half as long as a argon pipe X, open at a one end. The ratio of the fundamental frequency of Fx to Fy. देखिए ओपन आर्गन पाइप जो है ना उसकी लेंथ है डबल, ओपन आर्गन पाइप की लेंथ डबल है और क्लोज आर्गन पाइप की लेंथ ओपन के हाफ है। फिगर में आप देख रहे हैं ना। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दोनों की मालूम करने, तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? ओपन में V/12, ओपन आर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है V/12 और क्लोज आर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है V/। अब आप लोग बताओ कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आमतौर पे किसकी ज्यादा है अगर पाइप सेम हो, अगर पाइप की लेंथ सेम हो? ये ओपन वाला, हाँ। तो देखे ये है कम और ये है ज्यादा। तो देखे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आमतौर पे किसकी ज्यादा है? ओपन आर्गन पाइप की ज्यादा होती है, ठीक है ना। और कितनी ज्यादा होती है? 2 टाइम ज्यादा। ओपन आर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज से 2 टाइम, क्यों? इधर 2 पे डिवाइड करते हैं और इधर 4 पे डिवाइड। और दोनों का लेंथ के साथ क्या रिलेशन है? इधर भी लेंथ के साथ इनवर्स, इधर भी लेंथ। तो एक तो ओपन आर्गन पाइप के फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी 2 टाइम ज्यादा है। आप किसी चीज को 2 पे डिवाइड करें और एक को 4 पे डिवाइड करें, जिसको 4 पे डिवाइड करे वो तो कम रह जाता है और जिसको 2 पे डिवाइड करते हैं वो ज्यादा। तो ओपन की फ्रीक्वेंसी वैसे भी क्लोज से 2 टाइम ज्यादा होती। और दूसरी बात क्या है कि क्लोज का लेंथ भी ओपन के डबल है। तो फ्रीक्वेंसी और लेंथ का क्या रिलेशन है? इनवर्स। तो क्लोज आर्गन पाइप का लेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई। क्लोज का लेंथ ओपन से कितना ज्यादा है? डबल। तो क्लोज की एक फ्रीक्वेंसी इसलिए कम हो गई ना क्लोज की कि उसका लेंथ डबल है, और एक फ्रीक्वेंसी इक्वेशन की वजह से क्लोज की कम है और एक लेंथ की वजह से। तो F/2 और F/2 F/4। तो क्लोज की फ्रीक्वेंसी 4 टाइम कम और ओपन की फ्रीक्वेंसी 4 टाइम ज्यादा। इसमें आ रहे ऑप्शन D 4:1। इसमें D है, इसको D 157D। एक तो इक्वेशन में देखे ना ओपन की इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी डबल है और एक ओपन का लेंथ कम है और क्लोज का लेंथ ज्यादा है। तो जब लेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी और कम हो गई और एक फार्मूले में क्लोज की फ्रीक्वेंसी कम है तो है 4:1। 158 which of the following process is used to maximum work done on the ideal gas if the gas compressed half of its initial volume? 158 में ऑप्शन ए। देखे सबसे ज्यादा वर्क आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है। सबसे ज्यादा वर्क क्यों? सबसे ज्यादा वर्क आइसोथर्मल प्रोसेस में क्यों होता है? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में सारा हीट जो है ना वो वर्क में चला जाता है। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 होता है और सारा हीट किधर जाता है? वर्क में। सबसे ज्यादा वर्क आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है, याद रखिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, क्योंकि उधर सारा हीट वर्क में यूज होता है, उधर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। 159 if the path difference between two wave is λ/2 what is the phase difference? ऑप्शन ए पाई रेडियन। देखे इधर, देखे पाथ डिफरेंस बराबर है, फेज डिफरेंस बराबर होता है, फेज डिफरेंस बराबर होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय लेम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। ये फार्मूला है। फेज डिफरेंस किसके बराबर होता है? 2 पाई डिवाइड बाय लेम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। अभी लिखे फेज डिफरेंस मालूम करना है कि नहीं? तो फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय लेम्डा और पाथ डिफरेंस मैंने कितना दिया है? λ/2। तो ये लेम्डा के साथ कैंसिल और 2 के साथ कैंसिल। पाई रेडियन या 180 डिग्री, पाई रेडियन या 180 डिग्री। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन ए 160। 160 को देखे 159 में आ रहे ऑप्शन ए, 160 में है ऑप्शन सी। 160 ऑप्शन सी। देखे if the pitch of sound A is more than the pitch of sound B, the frequency of A more than B। याद रखिए फ्रीक्वेंसी का पिच के साथ डायरेक्ट डिपेंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच और intensity of sound is directly proportional to loudness of sound is directly proportional to intensity and frequency is directly proportional to pitch।
जिस साउंड की पिच की वैल्यू ज्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी। ऑप्शन सी। 161 द लाउडनेस ऑफ साउंड प्रोड्यूसेस बाय ए रेडियो इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड। सुन ले 161 में बी, सुन ले इधर। लाउडनेस ऑफ साउंड जो है ना, लाउडनेस it is directly proportional to intensity of sound and intensity of sound is directly proportional to square of amplitude। तो जिस साउंड की एम्पलीट्यूड ज्यादा होगी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी और जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उसकी लाउडनेस ज्यादा होगी। तो लाउडनेस आप बढ़ा सकते हैं by increasing the amplitude। when the amplitude of wave increase its intensity increase, when its intensity increase its loudness increase। option B is the correct option। 162 if the same energy Q enter 5 different substances as a heat, the temperature 3 gram of substance A increases by 10 Kelvin, the temperature of 4 gram of substance B increases by 4 Kelvin, the temperature of 6 gram of C increases by 15 Kelvin। last में question को देखे in which case the specific heat capacity will be greater and the correct option is option B। किस तरह देखे, आपको 4 सब्सटेंस गिवन है ना, उसकी मासेस भी गिवन है और उसका टेम्परेचर भी गिवन है और आपसे क्या मांग रहे, किसकी हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम डेल्टा टी, है कि नहीं। तो आप सुन ले, चार सारे सब्सटेंसों को तो इक्वल हीट मिला ना, सबको तो इक्वल हीट मिला, तो डेल्टा क्यू सेम फॉर ऑल। और फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मास और टेम्परेचर के प्रोडक्ट के साथ क्या रिलेशन है, ये प्रोडक्ट जितना कम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उतनी, और क्यू सबको हमने सेम दिया है। तो आप बताओ बी को देखे, प्रोडक्ट ले, प्रोडक्ट ए में, प्रोडक्ट ले ए में 3 ग्राम और 10 केल्विन, 3 × 10 30। बी में देखे 4 ग्राम और 4 केल्विन 16। सी में देखे 6 ग्राम और 15 केल्विन 90 और डी में देखे 8 ग्राम एंड 6 केल्विन 48। ये प्रोडक्ट जिसका जितना कम आ जाए, कम हीट कैपेसिटी उतनी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उतनी ज्यादा। क्यों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है डेल्टा क्यू डिवाइड बाय एम डेल्टा टी, और चारों को आपने सेम हीट दिया है, सबको आपने सेम हीट दिया है, इसलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डिपेंड मास पे रहा और टेम्परेचर पे। और इस दोनों के प्रोडक्ट के साथ क्या रिलेशन, तो बी में मास भी कम है और टेम्परेचर में चेंज भी, उसका प्रोडक्ट 16 आ रहे, बाकी का प्रोडक्ट 16 से ज्यादा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 163 को देखे, इफ यू आर इन द बोट एट रेस्टिंग पोजीशन, हाउ मच योर हाइट चेंज when a wave when you are hit by a peak of wave with height 2 meter। 163 में क्या आ रहे हैं, ऑप्शन सी। देखो गोरे, आप इधर वाटर में है ना, वाटर में आप वाटर में है, तो वाटर में कौन से वेव बनते, ट्रांसवर्स वेव, और ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, क्रस्ट और ट्रफ। आप इधर वाटर में है और एक वेव आया, एक वेव, उस वेव की एम्पलीट्यूड थी 2 मीटर, आप कितने हाइट पे चले गए, 2 मीटर। तो जो वेव का एम्पलीट्यूड होता है ना, आप इधर थे, एक एम्पलीट्यूड आया, उसने आपको आपका हाइट 2 मीटर बढ़ाया, इसका मतलब इस वेव का एम्पलीट्यूड 2 मीटर था, इसलिए वाटर में आपका हाइट 2 मीटर बढ़ गया। हम वेव के हाइट को वेव का एम्पलीट्यूड कहते हैं, ये अपने साथ लिख के, वेव के हाइट को हम वेव का एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, ऑप्शन सी। What is the period of the wave with the frequency of 0.5 hertz? Option C। 164 ऑप्शन सी। टाइम पीरियड मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज, तो टाइम पीरियड किसके बराबर है, 1/0.5 2 सेकंड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 165 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, apparent frequency in the Doppler effect depends on the distance between sound source and observer. Apparent frequency in the Doppler effect independent of the distance between sound source and distance। कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ओनली ए। apparent frequency डिस्टेंस बिटवीन सोर्स और लिसनर पे डिपेंड करती है, ऑप्शन ए। 165 ऑप्शन ए। क्यों, देखे ना,
जब लिसनर और सोर्स का मोशन होता है तो फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज होती है? डिस्टेंस की वजह से, क्योंकि डिस्टेंस कभी बढ़ता है और कभी कम होता है। डिस्टेंस कम होता है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, डिस्टेंस बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। डिस्टेंस पर डिपेंड कर। ऑप्शन ए रिलेटिव। तो देखे क्वेश्चन में तो रिलेटिव नहीं है, हम तो ऑप्शन की बात करते हैं ना। देखे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए को देखे, एपरेंट फ्रीक्वेंसी इन डॉपलर इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर। देखो गोरे, ये है सोर्स और ये है लिसनर। ये लिसनर इस सोर्स से अवे जा रहे, फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा? और ये लिसनर अब सोर्स के करीब जा रहे, फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज। तो करीब जा रहे डिस्टेंस कम हो रहे और अवे जा रहे डिस्टेंस। हाँ देखे, सोर्स जा रहे टुवर्ड द लिसनर, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, क्यों? डिस्टेंस कम हो रहे। सोर्स जा रहे अवे, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, क्यों? डिस्टेंस ज्यादा हो रही है। देखे दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहे। दोनों एक दूसरे से अवे जा रहे, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहे। और अभी फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा? दोनों सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ जा रहे। अब फ्रीक्वेंसी में चेंज, क्योंकि डिस्टेंस ना बढ़ रही है और ना इन दोनों का जब मोशन हो ना तो डिस्टेंस की वजह से। अब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ जाए तो डिस्टेंस में इंक्रीज डिक्रीज नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 166 choose the correct phenomena in which the frequency heard by the observer will be maximum. Both source and listener move toward फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा इंक्रीज कब आएगा? किस केस में? जब सोर्स और लिसनर दोनों एक दूसरे की तरफ जाए। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? v प्लस ए डिवाइड बाय v प्लस बी डिवाइड बाय v माइनस ए इनटू एफ। ये बहुत ज्यादा हुआ कि नहीं? ये बहुत कम हुआ कि नहीं? तो बहुत ज्यादा को बहुत कम पे डिवाइड करो, आंसर बहुत ज्यादा हो जाए। तो कब किस केस में फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा इंक्रीज सुनने को मिलेगा? When listener and source both move toward each other. The correct option is option D. कौन सा ठीक है? D. 166 ऑप्शन D. 167 देखे, which of the following is related to Doppler effect? ऑप्शन ए ठीक है ना। 167 ऑप्शन ए। मैग्नेटिज्म के बारे में तो ये नहीं बता रहे, या फोर्स या मोटर के बारे में। डॉपलर इफेक्ट एक्सप्लेन साउंड, ऑप्शन ए। 168 a tuning fork vibrate with the frequency of 90 hertz. what kya दे is moving toward the observer. tuning fork क्या है? उससे साउंड निकलता है, ये सोर्स हुआ ना। tuning fork vibrate with the frequency of 90 hertz and tuning fork moving toward the observer. तो ये किसकी स्पीड हो गई? सोर्स की। सोर्स से ट्यूनिंग फोर्क सोर्स है और इससे रियल फ्रीक्वेंसी कितनी मिट हो रही है? और ट्यूनिंग फोर्क जा रहे विद वेलोसिटी ए किस तरफ? ऑब्जर्वर लिसनर की तरफ। और किस स्पीड के साथ? 0.1 टाइम ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। 0.1 को मैं 1/10 लिख सकता हूं, 1/10 टाइम ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। ट्यूनिंग फोर्क सोर्स वो 0.1 टाइम 1/10 टाइम ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड से जा रहे टुवर्ड द लिसनर। रियल फ्रीक्वेंसी कितनी मिट हो रही है? तो लिसनर को कितनी फ्रीक्वेंसी मिलेगी? तो जब सोर्स लिसनर की तरफ जाता है और लिसनर रेस्ट में हो तो ये फर्स्ट केस है कि नहीं? और अपरेंट फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला है? v डिवाइड बाय v माइनस ए इनटू, ये है कि नहीं? और सोर्स की स्पीड क्या है? ये बताया है कि सोर्स की स्पीड ऑफ साउंड से 10 टाइम कम है। सोर्स की स्पीड ऑफ साउंड के 0.1 टाइम के बराबर है। 0.1 को मैं इस तरह लिख सकता हूं, 1/10 ऑफ v by 10 लिख सकता हूं। तो ए क्या है? स्पीड ऑफ सोर्स, और स्पीड ऑफ सोर्स स्पीड ऑफ साउंड से 10 टाइम कम है। तो आप इस फार्मूले में ए की जगह क्या पुट करें? ए की जगह क्या पुट करें? v by 10। तो देख इधर v डिवाइडेड बाय v और ए की जगह 0.1 किसे कहते हैं? v by 10 को। आप समझ आ गई? ठीक है ना। 0.1 v by 10 को कहते हैं। तो इसका एलसीएम ले ले, v डिवाइड बाय 10 v माइनस v, 9v by 10। और रियल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 90। v के साथ कैंसिल, ये 1/9 by 10 ऊपर आके क्या हो जाएगा? 10/9 मल्टीप्लाई 90। ये क्या हुआ?
10 multiply 10. The correct option is option C. 168 option C. 169. देखे, the following expression delta U is equal to minus delta W, adiabatic compression. Option B. ठीक है ना? Delta U is equal to minus delta W, adiabatic compression. 170. ये है ना, ये है. अब ये कंप्रेशन है कि एक्सपेंशन है? देखिए, वर्क कब नेगेटिव होगा? वर्ड ऑन द सिस्टम, और ऑन द सिस्टम वर्क को हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं. सुन ले, ये माइनस साइन इस तरह नहीं है. क्या आप कहते हैं कि ये माइनस साइन डेल्टा यू के लिए है? क्या आप इधर 10 पुट करें ना, 10, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस 10. नहीं, इस तरह नहीं है. सुन ले, इस माइनस साइन का मतलब ये है कि नेगेटिव वर्क हुआ है, और नेगेटिव वर्क हर उस वर्क को कहते हैं जिसमें वॉल्यूम में कमी आई हो. और वॉल्यूम में कब कमी आती है? व्हेन वी कंप्रेस द गैस, व्हेन वी, और जब वॉल्यूम में कमी आ जाए, जब वर्क डन नेगेटिव हो, वॉल्यूम में कमी आ जाए, तो इसके साथ प्लस लगाओगे. इस प्लस का क्या मतलब है? इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज. तो इसका ये मतलब नहीं हुआ, ये नेगेटिव साइन तो वर्क के साथ है. वर्क के साथ नेगेटिव साइन ये शो करता है कि वॉल्यूम में कमी आई है. और वॉल्यूम, वर्क किसके बराबर है? वर्क P डेल्टा V. आप वॉल्यूम में कमी लो. पहले वॉल्यूम क्या था? इनिशियल 50, बाद में वॉल्यूम क्या हुआ? 40. अब आप मालूम करें ना, चेंज किसके बराबर है? फाइनल वॉल्यूम माइनस 40 माइनस 50 माइनस 10. नेगेटिव आया कि नहीं आया? तो जब वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा तो इसमें वॉल्यूम में कमी आई होगी, गैस कंप्रेस हुआ होगा. तो जब वर्क नेगेटिव, तो इंटरनल एनर्जी के साथ हम प्लस लगाते. उस प्लस साइन का क्या मतलब होता है? इंटरनल एनर्जी इतनी ही बढ़ गई, जितना वॉल्यूम में कमी आ गई, जितना वर्क हुआ, इसके बराबर इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा. और अगर इधर प्लस हो तो इधर, इसका क्या मतलब? कि जब एक्सपेंशन होगी, वॉल्यूम बढ़ जाए, तो वर्क डन पॉजिटिव. जब एक्सपेंशन हो गई, वॉल्यूम में इंक्रीज आया, तो मॉलिक्यूल दूर हो गए, कूलिंग इफेक्ट आ गई. क्या? और इंटरनल एनर्जी में कमी आ गई. इस माइनस प्लस का ये मतलब है. अब आप देखें, ये क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल है. मतलब कुछ स्टूडेंट ने भी कहा था कि इसमें आप बुक देख ले, बुक, बस जो बुक में लिखा है वो अपने साथ ले ले. ऑप्शन बी 170, स्ट्रिंग फिक्स विद बोथ एंड वाइब्रेट इन फोर्थ हार्मोनिक. वाइब्रेट ना, द वेवलेंथ इज 15 सेंटीमीटर. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? फोर्थ हार्मोनिक में वेवलेंथ कितना होता है स्टेशनरी वेव में? फोर्थ हार्मोनिक में वेवलेंथ स्टेशनरी वेव में लेमडा 1 किसके बराबर? 12. लेमडा 2 12/2. लेमडा 3, लेमडा 4 12/4. ये है कि नहीं? तो लेमडा 4 फोर्थ हार्मोनिक है. लेमडा 4 किसके बराबर हुआ? 12/4 का क्या मतलब? L/2. तो लेमडा तो गिवन है, लेमडा 4 तो गिवन है, तो L किसके बराबर हुआ? 2 मल्टीप्लाई लेमडा 4. तो 2 और लेमडा 4 कितना है? 15. तो लेंथ कितना हुआ? लेमडा 4 बराबर है L/2 के. L किसके बराबर हुआ? 2 मल्टीप्लाई लेमडा 4. मुझे वेवलेंथ गिवन है, लेंथ मांग रहे, तो लेंथ बराबर है वेवलेंथ मल्टीप्लाई 2. क्यों? क्योंकि स्टेशनरी वेव में ये लेमडा 1 फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक. लेंथ मांग रहे, वेवलेंथ नहीं मांग रहे. तो इसमें आ रहे ऑप्शन बी 170, ऑप्शन बी. 171, if the molecule and tank of hydrogen have the same RMS speed as the molecule and a tank of oxygen, we may be sure that the oxygen is at higher temperature. टेम्परेचर किसे कहते हैं? एवरेज काइनेटिक एनर्जी. टेम्परेचर किसे कहते हैं? टेम्परेचर बराबर होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ए सिस्टम. ये है टेम्परेचर. हाँ, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की स्पीड सेम है. एक कंटेनर में ऑक्सीजन है, एक में हाइड्रोजन. दोनों की स्पीड, काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं, स्पीड सेम लिया है. आरएमएस स्पीड दोनों की सेम. तो टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा? अगर स्पीड सेम हो तो टेम्परेचर का डिपेंड किस पे रहा? मास पे. तो मास किसका ज्यादा है?
ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन कंटेनर का टेम्परेचर, अगर काइनेटिक एनर्जी दोनों कंटेनर की सेम होती तो टेम्परेचर सेम होता। काइनेटिक एनर्जी तो नहीं बताइए, ऑक्सीजन है एक कंटेनर में, एक में हाइड्रोजन, दोनों की स्पीड सेम। जब स्पीड सेम होगी तो काइनेटिक एनर्जी का डिपेंड मास पे रहा, जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, और जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। तो ऑक्सीजन हैव हायर टेम्परेचर, ऑप्शन डी। 172, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टाइड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट इज 50 सेंटीमीटर। द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द स्टेशनरी वेव प्रोड्यूसेस बाय 100 सेंटीमीटर। मैक्सिमम वेवलेंथ कितना होता है मैक्सिमम? 171 में डी, 172 में सी। देखे, स्टेशनरी वेव में सबसे बड़ा वेवलेंथ फर्स्ट हार्मोनिक का होता है। स्टेशनरी वेव में सबसे बड़ा वेवलेंथ फर्स्ट हार्मोनिक का होता है, और वो कितना होता है? 12। और जब एक लूप हो, और जब दो लूप हो जाए तो वेवलेंथ कम हुआ ना, 2L/2 L। और थर्ड हार्मोनिक के लिए 2L/3, और फोर्थ के लिए तो फिर तो सारे हार्मोनिक की वेवलेंथ कम है फर्स्ट से। तो मैक्सिमम वेवलेंथ का पूछ रहे, अगर लेंथ 50 सेंटीमीटर है स्ट्रिंग की तो मैक्सिमम वेवलेंथ कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टेशनरी वेव में सबसे बड़ा वेवलेंथ 2L के बराबर है, और वो फर्स्ट हार्मोनिक के लिए L 50 हुआ तो वेवलेंथ हुआ 100। समझ आ गई इसकी? ऑप्शन सी। द स्पीड ऑफ साउंड इज 350। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मालूम करो, स्पीड ऑफ साउंड गिवन है। तो F1 इज इक्वल टू, ओपन के लिए कौन सा फॉर्मूला? V/2L। V/2L। स्पीड कितना है? 350। और 2 और L की वैल्यू क्या है? 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, 100 पे डिवाइड करो, 0.5 मीटर। टीम 350, 2 मल्टीप्लाई 0.5, 1। 350 डिवाइड बाय 1, 350 हर्ट्ज। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन सी। 174, the stationary wave, the stress is minimum at a antinode, option B। देखे, स्ट्रेस मिनिमम, स्ट्रेस किसके बराबर होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। नोट पे एरिया इंतहाई कम, नोट पे एरिया इंतहाई कम, तो स्ट्रेस और प्रेशर इंतहाई ज्यादा। तो नोट पे प्रेशर और डेंसिटी मैक्सिमम, नोट पे प्रेशर और डेंसिटी मैक्सिमम, क्योंकि एरिया कम होती है। और एंटी नोट पे प्रेशर और डेंसिटी मिनिमम, और प्रेशर और स्ट्रेस एक ही फार्मूला। तो एंटी नोट पे स्ट्रेस मिनिमम और नोट पे स्ट्रेस मैक्सिमम, स्ट्रेस और प्रेशर सेम। डेंसिटी एंड प्रेशर मैक्सिमम एट नोड। डेंसिटी, प्रेशर और स्ट्रेस तीनों लिख के, डेंसिटी, प्रेशर एंड स्ट्रेस मैक्सिमम एट नोड, एंड ऑल आर मिनिमम एट एंटी नोड। तो स्ट्रेस मिनिमम एट एंटी नोड, ऑप्शन आ। देखे ना, स्ट्रेस, प्रेशर और डेंसिटी ये तीनों नोट पे ज्यादा, और एंटी नोट पे डेंसिटी क्या है, स्ट्रेस और प्रेशर क्या है? बताओ। स्टेशनरी वेव में आपको वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड इधर ज्यादा मिलता है कि इधर? एम्पलीट्यूड तो इधर कम है, एरिया तो इधर कम है, वाइब्रेशनल एरिया इधर। अगर एरिया नोट पे कम है तो प्रेशर, और जब एरिया कम है तो वॉल्यूम भी कम है ना, तो डेंसिटी। तो प्रेशर एंड डेंसिटी मैक्सिमम एट नोड, क्योंकि एरिया उधर कम होती है। और डेंसिटी किसके साथ इनवर्स रिलेशन? वॉल्यूम। और प्रेशर किसके साथ इनवर्स रिलेशन? एरिया। और एरिया और वॉल्यूम दोनों किधर कम है? नोट पे। ये दोनों कम, प्रेशर और डेंसिटी और स्ट्रेस ज्यादा। एंटी नोट पे एरिया ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा, तो डेंसिटी भी कम, प्रेशर भी कम, स्ट्रेस भी कम। समझ आ गई? And the second last one, a closed pipe is excited to produce the third overtone of the column. Third overtone किसे कहते हैं? Fourth harmonic. It is found that it have 4 nodes and 4 antinodes. 175. देखे, क्लोज ऑर्गन पाइप में स्टार्ट से ही एक नोड होता है और एक एंटीनोड। तो दूसरे हार्मोनिक में 2 नोड, 2 एंटीनोड। तीसरे हार्मोनिक में 3 नोड, 3 एंटीनोड। चौथे में 4 नोड, और फोर्थ हार्मोनिक को हम थर्ड ओवरटोन कहते हैं। थर्ड ओवरटोन किसे कहते हैं? आप लोग को पता है ना, ये जो स्टेशनरी वेव होती है ना, इसमें F1 को हम क्या कहते हैं? F1 को
फर्स्ट हार्मोनिक, क्या कहते हैं? और if 2 को, और if 3 को